क्या विकास और पर्यावरण हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? क्या भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने का सपना बिना पर्यावरण की कीमत चुकाए पूरा कर सकता है? ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का नया अध्याय इन्हीं मुश्किल सवालों से सीधी टक्कर लेता है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के सबसे अहम अध्यायों में से एक चैप्टर 10 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये गहरी और बारीक चर्चा आप तक इसलिए ला पाते हैं क्योंकि हमारे सदस्य हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप सक्षम हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट से ही ये सब मुमकिन है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। और हमारे लेजेंड YouTube सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर उपलब्ध हैं। वहां ज़रूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का अध्याय 10। हमारा मिशन सिर्फ इसके फैक्ट्स को रखना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच को समझना है। हम इसके 4 स्तंभों अनुकूलन, शमन, जलवायु वित्त और विनियमन को खोलकर देखेंगे और सीधे USPSC मेंस के पिछले सालों के सवालों से जोड़ेंगे, ताकि परीक्षा के लिए एक ठोस नजरिया बन सके। तो सबसे पहले सर्वेक्षण कहता है कि दुनिया का क्लाइमेट एजेंडा एक मोड़ या इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। यह बस एक नया शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। वो क्या है ना, पहले जलवायु परिवर्तन की बातें या तो नैतिक होती थीं या फिर तकनीकी। मतलब हमें पर्यावरण बचाना चाहिए या देखो हमारे पास नए सोलर पैनल हैं। लेकिन अब बात उससे कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है। अब इसमें बहुत मुश्किल ट्रेड ऑफ्स शामिल है। ट्रेड ऑफ्स जैसे जैसे कि अगर हम बहुत तेजी से कोयला बंद कर दें तो क्या हमारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी? क्या हमारे पास उतनी बैटरी स्टोरेज है? इसी को सर्वेक्षण एंट्रोपी प्रभाव या एंट्रोपी इफेक्ट कहता है। एंट्रोपी प्रभाव, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अपने घर में अचानक से बहुत सारे भारी उपकरण लगा दिए, लेकिन घर की वायरिंग पुरानी है। नतीजा क्या होगा? सिस्टम पर तनाव बढ़ेगा, है ना? शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा, मतलब केओस या अस्थिरता बढ़ जाएगी। अच्छा। यही ग्रिड के साथ होता है। जब आप बिना तैयारी के, बिना स्टोरेज और मजबूत तारों के बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में डाल देते हैं तो जो अस्थिरता पैदा होती है वही एंट्रोपी प्रभाव है। यूरोप के कुछ देश इसे आज महसूस कर रहे हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी है। इसी संदर्भ में सर्वेक्षण बिल गेट्स का भी जिक्र करता है, जो कहते हैं कि विकास ही अनुकूलन है। क्या इसका मतलब यह है कि पहले अमीर बनो, पर्यावरण की चिंता बाद में करना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण होगा। गेट्स का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि एक किसान जिसके पास बेहतर सिंचाई, बेहतर स्वास्थ्य और पक्का घर है, वो बाढ़ या सूखे का सामना उस गरीब किसान से कहीं बेहतर कर पाएगा जिसके पास ये सब नहीं है। सही बात है। इसलिए मानव कल्याण पर खर्च करना, गरीबी मिटाना और स्वास्थ्य सुधारना, ये अपने आप में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाता है। ये शमन यानी एमिशन कम करने का विकल्प नहीं है, बल्कि उसके साथ चलने वाली एक अनिवार्य शर्त है। तो इसी सोच के आधार पर भारत की रणनीति कैसी दिखती है? बिल्कुल, भारत की रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला और सबसे जरूरी है अनुकूलन, अडैप्टेशन, यानी खुद को बचाना और मजबूत बनाना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर हम पर सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा है शमन, मिटिगेशन, यानी उत्सर्जन कम करना, लेकिन इस तरह से कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और विकास की रफ्तार पर ब्रेक न लगे। और तीसरा जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस, जिसकी हकीकत ये है कि हमें ज्यादातर भरोसा अपने घरेलू संसाधनों पर ही करना पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मदद के वादे वो ज्यादातर खोखले साबित हुए हैं। और मिशन लाइफ इन सब में कहाँ फिट होता है? कुछ आलोचक कहते हैं कि ये बड़ी कंपनियों और सरकार की जिम्मेदारी को आम नागरिक पर डालने की कोशिश है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। सर्वेक्षण इसे अलग नजरिए से देखता है। मिशन लाइफ को पूरी इमारत नहीं, बल्कि इमारत की नींव की तरह देखा जा रहा है।
इसका मकसद बड़ी कंपनियों को जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं है, बल्कि मांग मतलब डिमांड साइड में बदलाव लाना है। अगर नागरिक ऐसी चीजों की मांग करेंगे जो पर्यावरण के लिए बेहतर है, तो कंपनियां भी वैसी चीजें बनाने के लिए मजबूर होंगी। ये टॉप डाउन पॉलिसी के साथ साथ एक बॉटम अप बदलाव की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ यानी अनुकूलन पर और गहराई से बात करते हैं। सर्वेक्षण में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भारत का अनुकूलन पर खर्च जीडीपी का 5.6% तक पहुंच गया है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत के लिए ये अब कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक मुख्य आर्थिक प्राथमिकता है। ये पैसा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे NAPCC कहते हैं, उसके 9 मिशनों के जरिए जमीन पर उतर रहा है। 9 मिशन, ये तो सुनने में बहुत कुछ लगता है। क्या आप कुछ मुख्य उदाहरण दे सकती हैं कि असल में हो क्या रहा है? जरूर। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, हम एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। जी। एक मोर्चा है खेती का, जहां पर्ड रॉक मोक्रॉप और सॉइल हेल्थ कार्ड से हम कम पानी में ज्यादा फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मोर्चा है शहरों का, जहां स्वच्छ भारत मिशन और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम उन्हें रहने लायक बना रहे हैं। तीसरा मोर्चा है पानी का, जहां हम बारिश के पानी को बचाने पर काम कर रहे हैं। जी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल रक्षा रणनीति है। और हमारे लंबे तटीय इलाकों के लिए क्या हो रहा है? वहां तो खतरा और भी सीधा है। बिल्कुल। तटों के लिए 2 खास हथियार हैं। पहला, राष्ट्रीय तटीय मिशन, जो एक तरह से हमारी तट रेखा पर एक मजबूत दीवार बना रहा है। और दूसरा, मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव। मैंग्रोव? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम 9 राज्यों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव के जंगल फिर से उगा रहे हैं। ये मैंग्रोव सुनामी और तूफानों के लिए नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और साथ ही ये लगभग 4.5 मिलियन टन कार्बन भी सोख लेंगे। कर रहे हैं। जमीनी हकीकत तो वहीं बनती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्वेक्षण में राज्यों के कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मेघालय को देखिए, वहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने 55,000 से ज्यादा झरनों की मैपिंग की और समुदाय के साथ मिलकर जल संचयन के तरीके अपनाए। वाह। या ओडिशा का उदाहरण लीजिए, वहां 39,000 से ज्यादा पानी पंचायतें हैं, जिनमें महिलाएं और हाशिए पर खड़े लोग पानी का मैनेजमेंट खुद करते हैं। ये जमीनी लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। और तमिलनाडु के ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का भी जिक्र है। ये विशेष प्रयोजन वाहन या स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV का मतलब है किसी एक खास काम के लिए एक मिनी कंपनी बना देना। इससे वो काम सरकारी फाइलों और लाल फीताशाही में नहीं फंसता। तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का सिर्फ एक ही मिशन है, राज्य के क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करना। ये फोकस और एफिशिएंसी लाता है। ये सब तो जबरदस्त है और सीधे सीधे UPSC के सिलेबस से जुड़ता है। एकदम। देखिए, 2020 GS1 का सवाल था, हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब सीधे NAPCC के हिमालयी मिशन और मेघालय जैसी पहलों में मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह 2025 GS1 का सवाल था, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से द्वीप देशों पर क्या असर हो रहा है। ये सवाल भारत की MISHTI जैसी तटीय सुरक्षा रणनीतियों को कितना जरूरी बना देता है, ये दिखाता है। तो अनुकूलन यानी हमारी रक्षा रणनीति तो मजबूत लग रही है, लेकिन सिर्फ रक्षा से तो काम नहीं चलेगा, हमें हमले को भी रोकना होगा। यहीं पर शमन यानी मिटिगेशन की भूमिका आती है। यहाँ भारत का क्या नजरिया है? भारत का नजरिया बहुत यथार्थवादी है। हम उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर नहीं। इसलिए हम ऊर्जा के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, ताकि किसी एक पर निर्भरता ना रहे। इसी में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS का जिक्र आता है, जो 2023 में शुरू हुई। ये काम कैसे करती है? ये कार्बन बाजार दुनिया भर में काफी विवादास्पद रहे हैं। क्या ये बड़ी कंपनियों के लिए प्रदूषण करने का लाइसेंस खरीदने जैसा नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत बड़ा खतरा है और सर्वे भी इस पर इशारा करता है। इसीलिए भारत की स्कीम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अनिवार्य अनुपालन, मैंडेटरी कंप्लायंस। ये सीमेंट, स्टील जैसी बड़ी ऊर्जा गहन इंडस्ट्रीज पर लागू होता है। उन्हें उत्सर्जन कम करने का टारगेट दिया जाता है। जो कंपनी टारगेट से ज्यादा अच्छा काम करती है, उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे वो उस कंपनी को बेच सकती है जो टारगेट पूरा नहीं कर पाई। अच्छा, तो इससे अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरा हिस्सा?
दूसरा है स्वैच्छिक ऑफसेट, वॉलंटरी ऑफसेट। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो अनिवार्य दायरे में नहीं आते, जैसे खेती या जंगल लगाना। अगर कोई किसान अपने खेत में ऐसी तकनीक अपनाता है जिससे मीथेन उत्सर्जन कम हो, तो वो भी कार्बन क्रेडिट कमा सकता है। सर्वे में इसकी तुलना EU, कोरिया और चीन के बाजारों से की गई है ताकि हम उनकी गलतियों से सीख सकें। और जब हम शमन की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा का नाम सबसे पहले आता है। यूपीएससी का भी ये पसंदीदा टॉपिक रहा है। बिल्कुल, 2020 GS1 का सवाल था। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। और 2025 GS1 में पूछा गया, सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ बताएं। ये सवाल दिखाते हैं कि शमन की पूरी कहानी सौर ऊर्जा की सफलता पर कितनी टिकी है। हाँ, और तो और 2013 GS3 का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर सवाल इस चुनौती के दूसरे पहलू को छूता है कि बिजली बनाना एक बात है और उसे बिना नुकसान के हर घर तक पहुंचाना दूसरी। ठीक है, तो हमारे पास रक्षा अनुकूलन और हमले शमन की योजना है, लेकिन किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। सर्वेक्षण कहता है कि विकासशील देशों को 5-6 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। ये पैसा आएगा कहां से? यही इस पूरी कहानी का सबसे कमजोर हिस्सा है। दुनिया में 147 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्ति है, लेकिन उसका बहाव गलत दिशा में है। विकासशील देशों को प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस का सिर्फ 15% मिलता है। भारत में तो हालत यह है कि अनुकूलन का 98% और शमन का 83% पैसा हम अपने घरेलू स्रोतों से लगा रहे हैं। 98%? इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मदद के जो वादे किए गए थे वो ज्यादातर कागज पर ही हैं और हम काफी हद तक अकेले ही लड़ रहे हैं। कड़वा सच यही है। इसीलिए भारत इस कमी को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर कई कदम उठा रहा है। हमने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में 100% FDI की इजाजत है, IREDA और नाबार्ड जैसी संस्थाएं लोन दे रही हैं। सेबी और RBI भी ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे ग्रीन इन्वेस्टमेंट में निवेशकों का भरोसा बढ़े। लेकिन सिर्फ घरेलू प्रयासों से तो इतना बड़ा गैप नहीं भर सकता। नहीं भर सकता। इसीलिए सर्वेक्षण दो तरफा रणनीति सुझाता है। एक, अपने घरेलू बॉन्ड बाजार को और गहरा करो ताकि देश के भीतर से ज्यादा पैसा उठे। और दो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर वर्ल्ड बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए आवाज उठाओ। चलिए अब आखिरी स्तंभ पर आते हैं, विनियमन यानी नियम कानून। यहाँ एक बड़े बदलाव की बात कही गई है, कमांड एंड कंट्रोल से जोखिम आधारित शासन की ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अब पुलिसमैन की तरह काम नहीं करना चाहती जो हर किसी पर डंडा चलाए। वो एक डॉक्टर की तरह काम करना चाहती है जो बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इलाज करे। पहले का कमांड एंड कंट्रोल मॉडल 1970 के दशक से चला आ रहा था, जहां हर इंडस्ट्री के लिए एक जैसे नियम होते थे। और अब इस नए जोखिम आधारित नजरिए के कुछ ठोस उदाहरण क्या हैं? कई है, जैसे पर्यावेश 3.0 प्लेटफॉर्म। सोचिए, एक कंपनी को फैक्ट्री लगानी है। पहले उसे दर्जन भर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब पर्यावेश 3.0 पर वो एक ऑनलाइन फॉर्म भरती है जो अपने आप सभी विभागों तक पहुंच जाता है। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। बिल्कुल। इसी तरह अब उद्योगों को उनके प्रदूषण के स्तर के हिसाब से लाल, नारंगी, हरे और सफेद कैटेगरी में बांटा गया है। एक छोटी बेकरी पर वही नियम नहीं लगेंगे जो एक केमिकल फैक्ट्री पर लगते हैं। ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल है। ये तो गवर्नेंस के नजरिए से एक बहुत बड़ा सुधार है। बिल्कुल। और ये सीधा 2025 GS2 के उस सवाल से जुड़ता है जिसमें पर्यावरणीय दबाव समूहों की भूमिका के बारे में पूछा गया था। और 2025 GS1 का वो क्लासिक सवाल, क्या सतत विकास और गरीबों की जरूरतें एक दूसरे के खिलाफ है? ये पूरा खंड उसी दुविधा का समाधान खोजने की कोशिश है। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद हम आखिर में क्या कह सकते हैं? सार क्या है? सार बहुत स्पष्ट है। भारत के लिए अनुकूलन यानी खुद को बचाना पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शमन यानी उत्सर्जन घटाने की हमारी रणनीति यथार्थवादी है, हवा हवाई नहीं। और इन सब में सबसे बड़ी बाधा पैसा है, जिसके लिए हमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लड़ना होगा। सर्वेक्षण में एक बहुत दमदार लाइन है, वित्त और टेक्नोलॉजी में सही समर्थन के बिना भारत से जलवायु महत्वाकांक्षा बढ़ाने की उम्मीद करना न तो यथार्थवादी है और न ही न्यायसंगत। बिल्कुल, यही इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। भारत का रास्ता विकास यथार्थवाद या डेवलपमेंट रियलिज्म का है। ये रास्ता मानता है
कि आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 10 का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे भारत अनुकूलन की ढाल, शमन की हथियार, वित्त के ईंधन और विनियमन की नई नियम पुस्तिका के साथ एक हरे और प्रतिस्पर्धी भविष्य की नींव रख रहा है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में उठता है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या विकास यथार्थवाद का ये भारतीय मॉडल दूसरे विकासशील देशों के लिए एक टेम्पलेट या एक रास्ता बन सकता है, जो अपनी विकास की आकांक्षाओं और जलवायु की कठोर सच्चाइयों के बीच फंसे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके समर्थन से ही हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर शुक्रिया। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और याद रखें, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर उपलब्ध हैं। वहां जरूर जुड़ें। अगली चर्चा तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।